हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान त्योहारों से डर लगने लगा है। अभी पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत नुकसान हुआ। लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे रहे और जो निकले उनको बहुत सी जगहों पर वायलेंस का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बिहार में भी वायलेंस हुई है रामनवमी के मौके पर। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने, एपीसीआर एनजीओ ने जारी की है और यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 20 अप्रैल को ये जारी हुई है। इस रिपोर्ट के जारी होने के मौके पर हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब वहां मौजूद थे। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये रिपोर्ट है। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया आपका। जी, आप बताइए इस रिपोर्ट की खास बातें क्या क्या हैं? पहले तो सबसे पहले मैं हमारे मीडिया स्टार के नाजरीन को, व्यूवर्स को ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट है आपके सामने, 26 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जैसा कि काज़मी साहब ने भी बयान किया, उसने शाये किया है। उनके लोग जो है वो दोनों जगह पर, वो दोनों मकामात जो फसाद से मुतासर हुए थे, वो दोनों मकामात कौन कौन से? बिहार शरीफ है, नालंदा जिले में आता है, और एक और मुकाम जो है ससराम है, उसका जिला जो है रोहतास है। ससराम जो है शेरशाह सूरी की वजह से भी बड़ा मशहूर है, वहां पर बड़ी जंग हुई थी। तो ये रिपोर्ट है। उसमें, इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरा ग्राउंड लेवल पर जाकर तहकीक की, मालूम किया और बताया कि ये जो वहां पर फसाद कराया गया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, टारगेटेड जो है वायलेंस हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, एक बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से ये हुआ है। और उसमें जो है पूरा एक तरफा तौर पर मुसलमानों का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट का एक अहम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की मुकामी इंतजामिया है, वो सब कुछ जो है डील हुई थी, बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था कि जो प्रोसेशन निकलेगा यहाँ से निकलेगा, ये होगा, इतने लोग होंगे, उतने लोग हैं। किसी भी चीज़ की जो है वहाँ पर जो है पाबंदी नहीं की गई, जो शराइत आयद की गई थी इंतजामिया के साथ। फिर दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर बताया गया। या तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर ये जो कम्युनल एलिमेंट है इंतजामिया में और दीगर सरकारी महकमों में दाखिल हो चुके हैं, वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देना चाहते हैं। तो बताया गया कि जैसा कि बिहार शरीफ में 5,000 लोगों के लिए इजाजत दी गई थी। 3 दिन पहले बाकायदा तय हुआ था कि फला रूट से ये लोग जाएंगे। और ये बात भी कही गई थी कि जो प्रॉपर्टीज है, मुसलमानों के इलाके की जो प्रॉपर्टीज है, वहां की छतों पर जाकर 2 या 3 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे ताकि उसे कोई निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हुआ उसके बरखिलाफ। तकरीबन 60,000 लोग का जुलूस निकला, मामूली बात नहीं है, 60,000 लोगों का जुलूस निकला। और उसको पुलिस कंट्रोल करने वाली जो तादाद थी वो कोई 1,000 या कुछ बहुत ही कम बताई जाती है। नहीं, जितना बड़ा जुलूस था उस लिहाज से ये होना चाहिए था। एक तो सबसे पहली बात ये है। फिर दूसरी बात ये बताई गई कि कोई भी पुलिस वाला मुस्लिम इलाकों में उनकी प्रॉपर्टी पे जाके नहीं खड़ा रहा। फिर जो है वो हथियार लेकर नहीं जाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, ये भी शराइत रखी गई थी। लेकिन वो जो है डीजे बजाते रहे। तो अब ये देखिए, वो डीजे जो बजा रहे थे, त्योहार हो रहा है आपका। त्योहार में क्या होता है, आप अपने लिए खुशियां मनाते हैं, दूसरों के साथ भी उसको शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। लेकिन ये त्योहार क्या कर रहा था, यहाँ पे डीजे जो है मुस्लिम इलाकों में लाके बजा रहे थे। ये डीजे के, मैं कुछ आपको गीत के जो थे वो मिसरे सुनाता हूँ। ये देखिए, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, ये पहला है। ठीक है, राम लल्ला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये बहुत ही बाजारी लफ्ज है, शोखियाना लफ्ज है, मगर मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है। गांड में लुंगी, मुआज़त के साथ व्यूअर्स के लिए कि देखिए ये इनका वो स्टैंडर्ड भी है। गांड में लुंगी, मुंह में पान, भागो बेटा पाकिस्तान। यानी बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेशन। हाँ, अब और देखिए, भारत में ही खबर बनेगी बाबर के संतानों की। पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों, तुम्हारा अंत
पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों, तुम्हारा अंत समय निश्चिंत है, यकीनी है। धर्म ध्वज लहराएंगे, हर घर अयोध्या बनाएंगे। अब आप ये जो है बाबर के संतान बहुत सुनते आए, ये जो है बाबरी मस्जिद के हवाले से निकल आया। यहाँ मुसलमानों की इब्तिदा तो केरला से होती है, केरला में अरब मुसलमान आते थे, इधर मोहम्मद बिन कासिम से होती है, और ये बाबर तो आता है 1526 में आता है, यानी 800 साल का फर्क है, 800-900 साल का फर्क है, और ये हमको बाबर के औलाद कहते हैं। और दूसरी तरफ बाबर का मामला ये है कि एक तरफ तो ये अखंड भारत की भी बात करते हैं, अखंड भारत था, अखंड भारत में अफगानिस्तान था, और बाबर कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। तो वो कहाँ से बाहर का हुआ? अगर उन्हीं की लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए, वो जो दलील देते हैं कि अखंड भारत था, बहुत विशाल भारत था, फला था, इंडिया था, ये था, तो ये जो है इस तरह की चीजें हुई। तो बिहार शरीफ में सबसे पहले जो फसाद हुआ 1981 में हुआ, उसके बाद जो है 1981 में पहला फसाद हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर फसाद हुआ। लेकिन ये बिहार नालंदा जो है जिला में जो आता है, इसकी एक खास बात है, रिपोर्ट में इस तरफ भी इशारा किया गया, फैक्ट फंडिंग टीम जो गई थी, प्रशांत टंडन और कई कौन कौन लोग थे, जरा उनके नाम भी बता दीजिए, वो बहुत अहम है। नाम बता देता हूँ मैं, इस रिपोर्ट के जो लोग थे इसमें गए थे। देखिए, एक है मुबशिर अनीस एडवोकेट साहब, प्रशांत टंडन सीनियर जर्नलिस्ट है, सैफुल इस्लाम एडवोकेट साहब है, गुलरेज अंजुम साहब है, सोशल एक्टिविस्ट है, नजदीक जमान एडवोकेट है, मोहम्मद जाहिद सोशल एक्टिविस्ट है, और अकबर नाम के कोई एक एक्टिविस्ट है। ये लोगों की टीम थी जिन्होंने ससराम और बिहार शरीफ का दौरा किया। अब इन लोगों ने जो रिपोर्ट में कई बातें जो जिन लोगों ने रिपोर्ट जारी की, वो भी मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट है। जॉन दयाल भी नजर आ रहे थे उसमें, जॉन दयाल थे, उसके बाद जो सीनियर सहाफी, जो मशहूर सहाफी है उर्मिलेश साहब थे, उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट है, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, बिल्कुल कॉलिंग स्पेड जो मामला होता है ना, हाँ गोई राजगोई के जो लिए मशहूर है, हमारे प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब थे। उसके बाद आपके जो है वो एक और जर्नलिस्ट साहिबा भाषा सिंह साहिबा मौजूद थी उसके अंदर। तो इस तरह से ये लोग थे, और वो यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान लोगों ने किया हो, लेकिन इसमें बाकायदा ये रिपोर्ट में भी गैर मुस्लिम शामिल थे, और ये रिपोर्ट के रिलीज के मौके पर भी गैर मुस्लिम शामिल थे। जान दयाल साहब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेंबर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी है, और कई अखबार के एडिटर भी रहे हैं, अंग्रेजी अखबार के एडिटर रहे हैं। आज भी जो है उर्मिलेश बड़ा नाम है, उर्मिलेश भी बड़ा नाम है, भाषा सिंह बड़ा नाम है। तो ये सब लोग थे वहां, उसमें मौजूद थे, और उन्होंने पूरे तमाम पहलू को बताया। जैसे उर्मिलेश साहब ने बताया कि मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था, ये रिपोर्ट में भी इस बात की बात कही गई है कि ये नालंदा जिला जो है, जो इस वक्त के वजीर आला है, जो कई अरसे से चले आ रहे, 15-20 साल से चले आ रहे हैं, नीतीश कुमार का वतन है, ये नीतीश कुमार का इलाका है। लेकिन नीतीश कुमार साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो फसाद होने के बाद भी उस इलाके का दौरा करे। उसके अलावा जो है उनके नायब है तेजस्वी यादव साहब, वो उनको भी तौफीक नहीं हुई कि ये इलाके में जाके देखे क्या हाल है, क्या पुराने हाल मालूम करे। नीतीश साहब ने तो बयान दाग दिया, एक बात तो सही कही कि ये सब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कराया, इसमें भी रिपोर्ट में भी आया है, सब उनके नाम भी आए हैं, सब कुछ आए हैं। आप बैलेंस करने के लिए ये है कि पुरानी यहाँ पर एक बड़ी जो है तो बड़ी बीमारी है कि भाई कभी आपको किसी हिंदू तंजीम का नाम लेना है तो उसके साथ मुस्लिम तंजीम का भी नाम ले लो। ये जो हमारी बीमारी है, तो एमआईएम का जो है मजलिस का जो है तो तस्करा कर दिया। तो ये जो बीमारी है, तो वो नीतीश साहब ने वो कर दिया बस कि भाई दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। तो भाई आप हक बात देखिए, हमले को टकराव में बदल करके पेश करना, ताकि दोनों तरफ जो है वो गुनहगार नजर आए।
और किसी एक पर उसका जिम्मेदारी ना डाली जाए। ये एक मुसलसल कोशिश रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की भी और सियासी लोगों की भी। जी जी जी, जी। तो ये बड़ी खराब हालत है इस मुल्क में। जब भी कोई मामला होता है इसी तरह की हरकतें की जाती है। अब ये बिहार शरीफ में देखिए, आप 5,000 लोगों को दे रहे हैं इजाजत, 5,000 लोगों को दे रहे, 60,000 लोग आ रहे हैं। और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इन्होंने इसमें बताया, रिपोर्ट में बताया है कि ये देखिए, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ये बीजेपी के एमएलए लोकल, उसका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार, ये भी उसमें इन्वॉल्व था, है ना। ये पूरे बीजेपी, बजरंग दल और वर्ग। और दूसरी बात ये बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उर्मिला साहब ने और पंचायत टंडन साहब ने, कि उनको वहां के एक्टिविटी से मालूम हुआ कि ये लोगों को जो है तो तैयार करके लाया गया बाकायदा। उमन रामनवमी के मौके पर वहां पर जो है टेंस होता है बिहार में, ये अनडिवाइडेड बिहार में रामनवमी के मौके पर और यूपी वगैरह में सूरत हाल अक्सर जो है टेंस होती है, तनाव और कशीदगी पाई जाती है उससे पहले, लेकिन इस तरह के फसादात नहीं होते थे। तो इन्होंने बताया कि वो लोगों को जो है लाया गया था, एक तो वो निचले तबके के लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उसका भी फायदा उठाया जा रहा है। उनको पैसे दिया गया और कहा गया कि तुमको और पैसे भी दिए जाएंगे, बाद में भी पैसे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ अभी वन टाइम दिया जा रहा है, और भी पैसे दिए जाएंगे। और ताकि जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा इनाम दिया जाए। एक ये जो और तलवारें आ रही थी, तो हुकूमत को कैसे नहीं पता चल रहा भाई 60,000 का मजमा जमा हो रहा है, हुकूमत क्यों गाफिल है, इंतजामिया क्यों गाफिल है, इंतजामिया क्या कर रहा था। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है ना, कि भाई आप 5,000 लोगों का करते हो, 60,000 लोग, तो इंटेलिजेंस को तो होगा, मोबिलाइजेशन हो रहा होगा, वैसे पता नहीं चलेगा। फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, कार्रवाई नहीं करना। 5,000 की जगह 60,000 जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे क्या कोई सवाल किया, कोई FIR नहीं, कोई ये नहीं है बाकायदा। और एक और के खास बात ये है, देखिए ये जो है मदरसा अजीजिया को इन्होंने जो है तो वहां पे जला दिया, शहीद कर दिया। वहाँ कुरान मजीद थी और बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई थी, कई नुस्खे थे, वो पूरा ये कर दिया। तो कुछ सोशल मीडिया पे एक वो आया, इनके जहन इतने खराब कर दिए गए हैं कि इन्होंने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, फलां कर दिया था। ये कहाँ से किस्सा कहानी गढ़ी हुई है, वो बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने वो नालंदा में जो यूनिवर्सिटी थी उसको जला दिया था, ये कर दिया था। अरे भाई आज के लोगों की क्या खता है। ये अगर 200 साल पहले अगर किसी ने किया, अव्वल तो वो तहकीक का मामला है, दूसरे ये कि अगर किया भी हो तो ये जो आज लोग हैं इनका क्या क्राइम है, इनका क्या गुनाह है। तो इसमें एक और के खास पहलू ये है, ये जो लोग मुसलमान जो है ना, आपने जिनका तस्करा करते हैं, कुरैशी साहब, यशवाई कुरैशी साहब, सईद शेरवानी साहब, और आपके जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, और आपके जनाब लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, पेंगे बढ़ाने की कोशिश, नजीब जंग साहब, कि हमको अब रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, कैसी गवर्नरशिप का, या कोई नॉमिनेट कर देगा पार्लियामेंट में, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यही आस लगाई ये लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सबक है कि ये डिजिटल दुनिया नाम की एक बहुत बड़ी जो है होम अप्लायंसेस की दुकान थी वहां पर, ठीक है। इसके जो साहब है जावेद आजम साहब, जो मालिक है इसका, हाँ मालिक है, ये बीजेपी के जो है तो लीडर है। अच्छा, ठीक है, आप बीजेपी के लीडर है। इसमें इनकी जो दुकान है, स्मार्टफोन रखे हुए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, फैन, सब होम अप्लायंसेस की, होम अप्लायंसेस की डिजिटल दुनिया के नाम से ये दुकान है। ये मैं दिखा भी रहा हूँ, ये नाज़रीन को इसमें नजर आएगा आपको। अब ये जो साहब जो है बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये साहब की दुकान को जो है पूरी तरह से लूट लिया गया। ये सब जगह फोन मिलाते रहे, बीजेपी के लीडर्स को मिलाते रहे, चीफ मिनिस्टर को मिलाते रहे, फला जगह मिलाते रहे, ये करते रहे, हर जगह उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन यानी मुसलमान का बीजेपी में डर या लालच में शामिल होना भी काम नहीं आया। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो है वहां पर फिर, क्योंकि जो लोग बीजेपी में काम करते हैं, जो मुसलमान बीजेपी में बताना चाह रहा हूँ, जो लोग बीजेपी में मुसलमान हैं या बीजेपी के साथ हैं, वो भी आंखें खोल के देख लें कि क्या अंजाम हुआ है, और मुख्तार अब्बास नकवी को किस तरह से निकाल करके फेंका है, वो तो मिसाल हमारे सामने। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कितना नुकसान पहुंचाया माइनॉरिटीज को,
और कुछ भी मामला उनको लाके खड़ा कर दिया जाता था। अरे साहब, उनको हमने आपने तकरीबन 7 जर्नलिज्म शुरू की होगी। 1983 से मैंने जर्नलिज्म शुरू की, 84 में अयोध्या का मामला शुरू हुआ और उसके बाद मुसलसल बीजेपी के हक में, मंदिर के हक में, हिंदुत्व के हक में ये आदमी मुख्तार अब्बास नकवी मुसलसल बयान देता रहा। और मुख्तार अब्बास नकवी का जो शादी की थी उन्होंने सिंघल साहब की बेटी से, उस वक्त उनका नाम मानवेंद्र सिंह रखा गया था। जो हमारे एक दोस्त ने एक बड़े अखबार में आर्टिकल लिखा था, उनका मानवेंद्र सिंह नाम इस्तेमाल ना करके आज तक मुख्तार अब्बास नकवी करके बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और उनका भी अब क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। और अब ये बीजेपी के दुकानदार थे, उनका जहां जावेद आलम, इनके 4 करोड़ मालियत का नुकसान हुआ है, लूट लिया गया है। इन्होंने किसको फोन किया, ही इमीडिएटली कॉल लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ नालंदा, मंगल पांडे उनका नाम नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ नालंदा, और मंगल पांडे जो है वहां स्टेट बीजेपी के चीफ है ना, बिहार बीजेपी के चीफ है, फॉर हेल्प, बट नोबडी रिसीव्ड हिज फोन कॉल। किसी ने उनका फोन कॉल भी रिसीव नहीं किया। तकरीबन ऐसी हालत हुई है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, तकरीबन ऐसी हालत हुई जैसे एहसान जाफरी को मुसलसल वो फोन करते रहे और आखिरकार उनको कत्ल कर दिया गया माय फैमिली के। तो ये इस जहनियत के साथ जो लोग इस मुल्क को सोचते हों कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये तबाही की तरफ जा रहा है मुसलसल। ये समझने की बात है। ये बीजेपी के होने के बावजूद उनको ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को या बीजेपी या आरएसएस या बजरंग दल या शिवसेना इनको पता ना हो कि ये मुसलमान की दुकान है, लेकिन उसको भी टारगेट किया है। ये बात है, पहले से मंसूबा बंदी की जाती है ना, कहाँ पर क्या करना है, बाकायदा मार्क किया जाता है जगहों पे। इंटेलिजेंस वाले जो लोग हैं वो नहीं बताते हैं जाकर इंतजामिया को, ये बताते भी है तो उसको दबा दी जाती है, इंफॉर्मेशन को दबा दिया जाता है। इंटेलिजेंस के हरकारे जो होते हैं, अहलकार होते हैं, जिन्हें किरामन कातिबिन जो हमारी अरबी ज़बान में कहा जाता है, किरामन कातिबिन तो हर जगह घूमते रहते हैं, उनको सब मालूम रहता है। या तो वो इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देते या वो इंफॉर्मेशन पहुंच भी जाती तो देखते कि भाई इनको सबक सिखाना नहीं। अगर अफसरान भी उसी जहनियत के तो वही इंफॉर्मेशन पहुंचने पर क्या कर लेंगे, वही बात करो ना, या तो फिर सीटी इनको सबक सिखाना है। मगर वो जो है, ये यहाँ का मिजाज जो है समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि अगर आप किसी मुसलमान का नुकसान करते हो तो अल्टीमेटली वो नुकसान देश का है, बिल्कुल सिर्फ मुसलमान का नहीं है, अल्टीमेट का है। वो ड्रैग जो है देश पर बनेगा, देश की तरक्की, मुल्क की तरक्की पर जो है तो वो बनेगा ना। भाई एक फैमिली में अगर 4 बच्चे हों और माँ बाप किसी 1 या 2 बच्चे को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दें, उन्हें कुछ ना दें, तो जाहिर है अल्टीमेटली तो पूरा घर का ही आधा हिस्सा कमजोर हो गया ना। तो ये बहरहाल और एक दूसरे पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर डिपेंडेंट अलग अलग तो दुनिया नहीं है। बिल्कुल। कि भाई अगर कोई मुसलमान होटल चला रहा मान लो, तो होटल वो जो है सामान लेकर आ रहा है किसी गैर मुस्लिम की दुकान से लेकर आ रहा है ना, पंसारी की दुकान से लेकर आ रहा है, तो उसका लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसका भी लॉस, हिंदू पंसारी का लॉस हो रहा है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और ये जो है असल में इसके पसमंजर जो है, सियासी पसमंजर क्या है, ये जो ग्रोह है, ये हिंदुत्व का ग्रोह कहता है, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को जो है तो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप देखिए आरएसएस के लीडर हमेशा ब्राह्मण रहती है, ये वो इत्तेफाक से राजू भैया जो थे, राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह एक बने, बाकी जितने भी है सब ब्राह्मण बने हुए। पूरा आप निकाल के यानी आरएसएस की खास तौर से है ना, पूरा जो है। और ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो ब्राह्मणों को जो डोमिनेशन है, समाजी, सियासी, इक्तिसादी और जो ब्यूरोक्रेसी, जो भी जितने भी है उनको डोमिनेशन है, वो डोमिनेशन बरकरार रहे, कोई इसके खिलाफ आवाज ना बुलंद करे। अब यही जो है मैं पसमंजर की तरफ लेकर आ रहा था ये कहते हुए कि बिहार में इन्होंने कहा कि भाई ये कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस जो है ये घबराते हैं, कास्ट सेंसस नहीं करते कि भाई किसकी कितनी आबादी है उसका पता चलता नहीं है, जाति की बुनियाद पर जनसंख्या होनी चाहिए, जात की बुनियाद पर, तो इससे घबराते हैं। सिर्फ ये 1931 में हुआ था, उसी फिगर को जो है एस्टिमेट करके बताते हैं कि इनकी आबादी इतनी है, 52% ओबीसी है और फला इतने हैं। तो ओबीसी में जो है मुख्तलिफ जो है 3000 जितने भी जो है उनके तबकात है, फिरक़े जाते हैं, है ना, पेशे की बुनियाद पर या जिसके बुनियाद पर है,
तो उनकी हर इकाई की, हर यूनिट की, जो सामाजिक यूनिट है, उसकी आबादी कितनी, किसी को पता ही नहीं है। आप एक अंदाजे पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार की हुकूमत ने क्या किया कि वो बार बार जो है, वो तेजस्वी यादव जब अपोजिशन में भी थे, वो यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, सदर जमहूरिया से भी मिले थे कि भाई कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है उसमें कास्ट का जो है भी शुमार किया जाए, कास्ट की भी शुमारी की जाए, हाँ। कि किसकी क्या कास्ट है। लेकिन जाहिर बात है ये तो नहीं करने वाले, इन्होंने इसको जो है तो मुख्तलिफ बहाने करके, और पिछले जो यूपी की गवर्नमेंट ने जो किया था, वो जो डेटा रिलीज किया जाए, वो डेटा रिलीज करने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो इन्होंने अपने तौर पर कदम ये उठाया कि भाई ये हिंदुत्व की काट जो करना है, ये जो है आम हिंदुओं को बेवकूफ जो बनाते हैं जज्बाती नारों में, ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं, आप बोले ना रामलीला आएंगे, मंदिर वहीं, टोपी वाला भी सर झुका, अरे सब मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया काम। वो तो वहां तो राम मंदिर तो बन ही गया, नहीं अब नारा ये है कि घर घर राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या घर घर पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सूरत है। मैं कहना ये चाह रहा था, तो यूपी की वो बिहार की जो गवर्नमेंट है, महागठबंधन की जो गवर्नमेंट है, आरजेडी और जेडीयू और दीगर जमातों की मिलाकर, कांग्रेस वगैरह, उन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ पर जो है सैंपल के तौर पर कास्ट सेंसस करेंगे। तो उसका एक पहला मरहला खत्म हो चुका है, दूसरा मरहला आ रहा है। तो उसमें सब बताया जाएगा, हर एक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, उसके बाद किसको क्या रोजगार में हिस्सा मिला हुआ है, क्या नहीं है। वो डाइवर्सिटी का जो वो है ना, यहाँ पर डाइवर्सिटी तो है ही नहीं। तो आप लगाइए, ये जब रिपोर्ट जारी हो रही थी, तो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जिनके नाम लिया जाता है, चैनल है, उनको तो ऐसी चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, या जो अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आप चूंकि अक्सर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जाने में ये महसूस होता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो आता ही नहीं है। अब सोशल मीडिया वाले कुछ लोग पहुंच जाते हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, वो भी अब उम्मीद नहीं करते उनसे कि वो आएंगे। यही बात कल उर्मिलेश साहब भी कह रहे थे, भाषा सिंह भी कह रहे थे, टंडन साहब भी कह रहे थे कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन लोग करता जानते हैं कि भाई चंद मखसूस तबकात है ना, जिसमें बड़ा पाई जो है, तो एक वो जो तिजारती बिरादरी वाला जो तबका है, जिसको जो है तो वैश्य कहते हैं, क्या कहते हैं, माफ करना, वैश्या जबान पर आ गया, वो अंग्रेजी और हिंदी में हो जाता है। तो वैश्य कहते हैं, वो तबका जो है तो वो उसके कब्जे में है, उसमें तो जरा भी डाइवर्सिटी नहीं है। अभी 20 रिपोर्ट आई, 95% जो लोग है, आपको कोई दलित नजर ही नहीं आएगा, कोई ओबीसी नजर नहीं आएगा वहां पे की पोजीशन में, न्यूज रूम की पोजीशन में। तो वो ये इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो अपने मफादात को ये कर रहे हैं कि भाई उनको जो वो मिली हुई है। अच्छा, आखिर में क्या कोई उन्होंने कोई रिकमेंडेशन भी बता रहा हूँ मैं, मगर उससे कबल एक और रिपोर्ट सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव्स की तरफ से जारी हुई थी। बंगाल और बिहार वगैरह में जो जहां पर फसादात हुए हैं, ये बड़ी जोरदार रिपोर्ट थी। ये अभी कुछ दिन पहले हुई? हाँ, उससे कुछ दिन पहले हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी, वो कलकत्ता में हुई थी। उसका उन्वान था रूट्स ऑफ रैथ, वेपनाइजिंग रिलीजियस प्रोसेसेशंस, है ना, यानी मजहबी जुलूसों को हथियार बंद करने का, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना। और रूट्स ऑफ रैत के बने गुस्सा, है ना, जो जा रहे हैं आप, भड़क रहे हैं किसी पर, रोड रेज होता है ना, कि भाई किसी बस से या कार से किसी से टकरा जाए तो वहां पे आप मारपीट लड़ पड़ते हैं। तो उसी तरह से रूट्स ऑफ रैत इन्होंने इस तरह से दिया। तो ये रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि ये किस तरह से पूरा मोडस ऑपरेंडी एक होता है, सिंपल होता है। अब ये जो है, फिर हमारे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के सदर हैं डॉक्टर अरुण पन्नालाल, उन्होंने खास बात कही कि ये जितने भी जुलूस निकले थे ना रामनवमी के मौके पर, तो उनका ये कहना था कि लिबास, झंडे, बंटिंग्स, जितनी भी सब चीजें थी पूरी एक जैसी थी। यानी कहीं एक सेंट्रलाइज ऑफिस था उसका, वहां से ये सब चीजें तकसीम हुई। और जो है वो सब्सिडाइज रेट पर जो है वो साड़ियां भी और वो
धोती वगैरह जो कुछ भी कुर्ता पजामा जो था अब तो सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जा रहा था। अब तो सैफरन कलर के बाकायदा कपड़े वो एक बड़ा एक शायद कारोबार है, और उनके वो एक सबको एक जैसा पहनाते हैं ताकि एक खौफ बैठे। और वो हनुमान की तस्वीर भी पूरी एक जैसी बनी हुई थी, उनका ये कहना था। तो अब मैं रिपोर्ट की तरफ आ रहा था। ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि असल में देखिए यहाँ पर एक मसला ये है इन लोगों के साथ कि कोई सेंट्रलाइज फिगर नहीं है, मजहबी कोई फिगर नहीं है। अब ये जो लॉर्ड राम का मामला है ये नॉर्थ इंडिया का फिनोमिना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, बिहार के इलाके में और वो नॉर्थ ईस्ट में वो दुर्गा उनका वो डायटी है। और एक और है, ये दो चीजों को वो करते हैं। ये अब ये आरएसएस की और बीजेपी की और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद की, एक कोशिश ये है कि इसको जो है सेंट्रल फिगर बनाया जाए, है ना, श्री राम को सेंट्रल फिगर बनाया जाए। तो इसके लिए भी ये इसको जो मोबिलाइजेशन करते हैं। जैसे वहां पर बंगाली आप तो जानते हैं, तो दुर्गा पूजा करते हैं वो, है ना, वहां पे दुर्गा पूजा के हवाले से होती है वो, जो दशहरा वगैरह तो होता नहीं है वहां पर, यही होता है। तो इसी तरह से इन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया, और ये जो कोशिशें करते हैं, ये मजहब को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, मजहब को इस्तेमाल करके जो मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, इसके जो नुकसान होने वाले हैं मुल्क के बारे में उसको बताया। अब ये जो कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि एक तो उनको तौफीक नहीं हुई चीफ मिनिस्टर साहब को जाने की, नीतीश कुमार साहब को वहां पर जाने की। दूसरी बात जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी नहीं गए, जबकि उनके फादर जो थे लालू यादव के बारे में, उर्मिलेश जी बीच में मैं आपने कह दिया था। तो पटना सिटी में, पटना सिटी के इलाका है पटना शहर में, ठीक है, वहां पर फसाद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां कवर करने गया था नवभारत टाइम्स की तरफ से, नवभारत टाइम्स से, तो पुलिस का फोर्स आगे आगे चल रहा था, वो हेलमेट लगाए हुए थे, हमारे पास तो हेलमेट वगैरह नहीं थे, पथराव हो रहा था उधर से जो है। तो हम उनके पीछे पीछे चढ़े थे, 4-5 रिपोर्टर, उधर साए करते हुए गाड़ी आई, कारें आई तो हम बोले कौन आ गया भाई अचानक, तो चीफ मिनिस्टर साहब आ गए। हाँ, तो पुलिस को आना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर आ गए, लालू यादव आ गए, और माइक पे ऐलान करने लगे, और वो करने लगे कि भाई मैं जब तक यहाँ पे फसाद तुम रोकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, शांति नहीं बनाएंगे, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, फला नहीं करूंगा। ये उनके फादर का वो था, ये था, और उन्होंने बड़ा नाम भी कमाया था। वो वहां पर जो है आपके अडवाणी को रोककर उसका भी तस्करा किया। तो अब उसके बरखिलाफ हो गया मामला कि भाई कहीं हिंदू हमसे अच्छा वोट लेने के टाइम पर सेकुलर, और जब ऐसा कोई मौका आए तो फिर कोई खामोश हो जाते हैं। आप नुकसान किसका कर रहे हैं? देश का नुकसान कर रहे हैं ना, छोटे से फायदे के लिए, आखिर सियासी फायदे के लिए आप नुकसान कर रहे हैं। आपने अभी तक कंपोजिशन भी नहीं दिया, कुछ कोई जुडिशियल इंक्वायरी भी सेट नहीं की अभी तक। कई चीजें हैं। तो कंक्लूजन में ये बताया इन लोगों ने कि ये वायलेंस जो है डार्क चैप्टर रहेगा रामनवमी की, जो बिहार की स्टोरी है वहां पर जो है, और लोगों में डर खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है। ये बहुत ही अहम है। और देखिए तो मैं इस सिलसिले में, ये जो फिरका परस्ती हो रही है इस मुल्क में, फिरका परस्ती की सियासत का एक अहम टूल बनी हुई है, ठीक है ना। अब वो फिरका परस्ती क्यों अहम सियासत का टूल बनी हुई है, उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो इंतखाबी निजाम है, लोगों को मुंतखब करने का निजाम है, वो है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम। यानी मंजिल को जो पहले पार करेगा वो कामयाब करार पाएगा, फातेह करार पाएगा। घुड़दौड़ होती है ना, फिनिशिंग लाइन होती है, 50 घोड़े है, 100 घोड़े है, 10 घोड़े है, वो भाग दौड़ते हैं, जो घोड़ा पाया फिनिशिंग लाइन से पैर बाहर रखते पैर, तो अब बाजू में उसके थोड़े थोड़े फासले पर 2-2, 3-3 इंच के फासले पर। तो ये हो ये रहा है कि 30%, 20%, 25% वोट पर आप जीत सकते हैं। तो वो मतलब जो आमतौर पर डेमोक्रेसी का जो मकसद था, जिसमें ये था हो गया कि ज्यादा लोग जिसको सपोर्ट करें, अब एक्शन, तो उसका यही तोड़ यही है कि यहाँ पर एक तो ये है कि 51% की सीलिंग लगाई जाए, कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो कामयाबी हासिल करने वाला उम्मीदवार है, वो जितने वोट डाले जाएंगे, 100 वोट डाले जा रहे तो 51 वोट लेना चाहिए उसमें, बाकी
49 वोट तकसीम हो जाए, हाँ। तो उसके नतीजे में ये होगा कि वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेगा, किसी जो है एक ब्लॉक बनाने की कोशिश नहीं करेंगा, सोशल ब्लॉक बनाने की मजहब की बुनियाद वो जो वोट बैंक वाली कहानी या फिर या तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम कर दें आप कि भाई जिसके तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम कर देंगे तो ये झगड़ा ही नहीं रहेगा फिर ये। तो ये इसको खत्म करने का तरीका यही है, क्योंकि देखिए मुल्क जो तकसीम हुआ है हमारा, जिसको तकसीम बताई जाती है, तो वो इस बुनियाद पर ही हुआ ना, फिरका परस्ती की बुनियाद पर हुआ, तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। उसका पीक पॉइंट जो है तकसीम है ना, पीक पॉइंट फिरका परस्ती का, तो वो तो नीचे जाना चाहिए। तो ये तो उल्टा ही हुआ, ये तो और पीक पे चल गया है। और उसको अब तक भी हर हिंदुस्तानी मुसलमान से ये कह दिया जाए कि तुम पाकिस्तान जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अपनी चॉइस से मुसलमानों के जो बुजुर्ग थे उस वक्त, उन्होंने चॉइस से हिंदुस्तान में रहना पसंद किया था। और अगर इस किस्म की बात होती है तो वो महात्मा गांधी का और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बी आर अम्बेडकर ने जो कुछ बना करके दिया था, उस सब के खिलाफ जा रहा है वही संविधान जिसके सहारे। ऐड करूंगा आप ही के बात को, आप जो कह रहे हैं ना कि अभी पाकिस्तान जाओ बार बार बोलते हो, पाकिस्तान का मुतालबा करने वाले जो लोग थे और पाकिस्तान की मुखालिफत करने वाले लोग थे, वो जमीयत उलमा थी, दूसरे मुस्लिम तंजीम थे, मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, है ना, मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है, और भी वो आपकी वो पंजाब की जो तंजीम थी, क्या नाम है भूल रहा हूँ, जिसके चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, सिकंदर हयात खान नाम था शायद गालिबन। तो ये कई तंजीमें थी मुसलमानों की, वो आपके और कौन सी तंजीम थी, वो बेलचा वगैरह डाल के खुदाई खिदमतगार या क्या, खुदाई खिदमतगार के अलावा और एक तंजीम थी, एहरार तंजीम एहरार। ये मुसलमानों की बड़ी, ये भी बड़ी बड़ी मौसर तंजीमें थी ना, वो मुखालिफ थी ना, वो सिर्फ मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग भी जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग भी नहीं चाह रही थी कि भाई हिंदुस्तान तकसीम हो, वो तो चाह रही थी कि सेफ गार्ड चाह रही थी। आपकी कांग्रेस की जो मुतासिब क़यादत थी उसने वो किया ही नहीं। ठीक है ना, आप कैसा कह सकते हो कि सब मुसलमानों ने मुतालबा किया, इतनी तंजीमें है ना सामने। ये देखें, ये बहुत ही बड़े सवालात हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि आखिर इस नफरत का अंजाम क्या होगा। क्या 20 करोड़ या 24 करोड़ या जितने भी आप माने मुसलमानों को, क्या वो चले जाएंगे? क्या वो सर झुका करके जिएंगे? क्या आप समझते हैं कि अपने हक नहीं मांगेंगे? क्या होगा अगर इसी हालत में रहा मुल्क, तो क्या हम तरक्की कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।